आज पाठशाला में क्या क्या है और किस किस की क्लास लगने वाली है। जेल में बंद केजरीवाल को क्या सजा मिलनी शुरू हो गई है? कुर्सी से चिपके केजरीवाल की पार्टी टूटनी शुरू, क्या अब सरकार भी गिर जाएगी? जेल में केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया कि कांड हो गया? आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को कैसे झटका लगा, इसकी खबर होगी। बंगाल में वोटिंग से पहले संदेश खाली पर वो खबर जो ममता का बीपी बढ़ा देगा, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बात होगी बीजेपी की 10वीं लिस्ट में वो नाम कौन से हैं जो यूपी में गेम पलट देंगे। लाखों वोट से जीत बेकार, पब्लिक से दूर रहने वालों को मोदी ने निपटा दिया है। आज आप ये लिस्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पीएम योगी ने बॉर्डर के करीब पहुंचकर अचानक पाकिस्तान पर क्या कह दिया, आज इसका भी चैप्टर होगा, यानी चुनाव से जुड़ी हर खबर होगी। फिर बात होगी बाबा रामदेव की, उनकी कैसे माफी आज फिर बेकार गई, सुप्रीम कोर्ट अब सजा देकर मानेगा क्या? बाबा रामदेव ने अब ऐसा क्या कर दिया कि कोर्ट भयंकर गुस्से में आ गया है, आज इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। कल ही तेलंगाना कांग्रेस महासचिव ने हालांकि कहा था कि इस बार कांग्रेस ओवैसी का समर्थन करेगी, लेकिन अब सूत्र का कहना है कि कांग्रेस हैदराबाद से चुनाव लड़ेगी और इसका फैसला 13 अप्रैल को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। अब क्या यह खबर कल जो पाठशाला में चली उसके बाद कुछ बदलाव आया है, यह आने वाला वक्त बताएगा। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के टिकट पर यह साफ नहीं है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने बाद में मना कर दिया। महाराष्ट्र के भंडारा में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चुनाव प्रचार करके लौट रहे नाना पटोले की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बचे नाना पटोले ने कहा कि ट्रक ने जमकर टक्कर मारी। इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह हादसा था या उन्हें मारने की प्लानिंग हुई थी। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जेल में बंद केजरीवाल को क्या सजा मिलनी शुरू हो गई है? कुर्सी से चिपके केजरीवाल की क्या पार्टी टूटनी शुरू हुई तो अब सरकार भी गिरेगी? जेल में केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया कि कांड हो गया? और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को कैसे झटका लगा है, सबसे पहले इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल कितना भी कुर्सी से चिपके रहने की कोशिश कर लें, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि उनकी सत्ता का महल भरभरा कर गिरने वाला है। केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद फटा हुआ डस्टबिन में पड़ा मिला, और जैसे ही हाईकोर्ट ने ऐसा किया 24 घंटे के अंदर ही केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया। और आज अचानक केजरीवाल के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और केजरीवाल के इस मंत्री ने जो जो बातें कही हैं वो केजरीवाल और उनकी पार्टी के कान से धुआं निकाल देने वाली हैं। अब ये कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा बॉस, ये कोई ईडी नहीं कह रही है, ये आपके सरकार में मंत्री रहा आदमी कह रहा है। केजरीवाल के इस मंत्री ने मंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा देते हुए डंके की चोट पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। सरकार के पास शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है। राजनीति बदलने आए थे, राजनीति तो बदली नहीं, राजनेता बदल गए। ये आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल की सरकार का मंत्री कह रहा है बॉस। अब तो पूर्व हो गए, लेकिन जो उनके खास रहे मंत्री रहे वो कह रहे हैं कि कोई नैतिक आधार नहीं है सरकार में रहने का आम आदमी पार्टी के पास और केजरीवाल जी के पास। यानी अब कोई और नहीं, केजरीवाल के अपने लोग ही केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने लगे। खुद उनके लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के पास जेल से सरकार चलाने की नैतिकता नहीं बची है। और यह अरविंद केजरीवाल के लिए जो जेल में बंद है, उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है कि अब उनके अपने भी उनकी कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट है उसको फाड़ दे रहे हैं। जिस पार्टी को उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहां जो है नैतिकता बची नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल के लिए शायद सबसे बड़ी सजा है। जबकि इसी नैतिकता को भूलकर केजरीवाल कह रहे थे कि पब्लिक चाहती है कि वो इस्तीफा न दे और जेल से ही सरकार चलाए। लेकिन क्या अब भी केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जब उनकी सरकार के मंत्री इस बात
पर इस्तीफा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी कैसे केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, क्योंकि सत्ता में रहने की अब कोई नैतिक ताकत केजरीवाल और उनकी पार्टी में बची नहीं। यानी जो बातें कल तक विपक्ष कह रहा था, जो बातें पब्लिक कह रही थी, वो आज अरविंद केजरीवाल के मंत्री भी कह रहे हैं। एक बार सुनिए इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल अपने ही बनाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। केजरीवाल के इस मंत्री ने जो जो बातें कही हैं, उसने आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अब तक केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी में कोई बोल तो रहा नहीं था। कई लोग प्रदर्शन से मिसिंग हैं, यह हमने आपको बताया था कि कई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग यहां रहकर भी नहीं हैं। लेकिन उसके लिए आप कोई ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई ये इसी वजह से नहीं आया। कोई ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं बॉस, जबकि इन्हीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्रियों से नैतिक आधार पर इस्तीफा ले लिया था। लेकिन जब केजरीवाल की बारी आई तो केजरीवाल सारी नैतिकता भूल गए और जेल जाने के बाद भी सीएम बने हुए। केजरीवाल राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए, उनके बारे में भी एक बार जानिए। राजकुमार आनंद 2020 के चुनाव में पहली बार पटेल नगर से विधायक बने। 2022 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। मतलब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है ये आम आदमी पार्टी के। राजकुमार आनंद के पास 7 विभागों की जिम्मेदारी थी, जिनमें समाज कल्याण, लेबर, रोजगार, लैंड एंड बिल्डिंग शामिल है। 7 विभाग इनके पास थे। इतना सोचिए अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे होंगे। और आज वो आदमी कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो है, उसके बाद हम कैसे नैतिकता के आधार पर रह सकते हैं सत्ता में। राजकुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा भी थे। लेकिन बात किसी मंत्री के इस्तीफा देने और पार्टी छोड़ने की नहीं है बॉस। केजरीवाल की तो आज से नींद उड़ जाएगी, क्योंकि मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी फुल टेंशन में आ गई है। उसे लग रहा है कि आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, एक आदमी ने पार्टी छोड़ी, कल कोई और जा सकता है, फिर आगे लाइन लग सकती है। क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद अब दिख नहीं रही होगी। हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद तो और मुश्किल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन गई है जिसके ज्यादातर सीनियर नेता जेल में हैं या किसी घोटाले के आरोप में फंसे हुए हैं। ऐसी छवि वाली पार्टी में रहना भी आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से पार्टी के दूसरे नेताओं को फ्रंट में आने का मौका तो मिला है, और इस बदलाव से भी पार्टी के कई नेता असहज होंगे। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में राजकुमार आनंद जैसे सरप्राइजेस और मिल जाएं। हो सकता है कई लोग और पार्टी छोड़ दें। आम आदमी पार्टी तो खुद ये मान रही है कि आगे और भी नेता पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। सुनिए आज अपने मंत्री के इस्तीफे पर संजय सिंह ने क्या कहा। तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। यानी संजय सिंह भी मान रहे हैं कि कुछ लोग जाएंगे, और उनको पता है, अंदर की चीजें तो पता ही है ना कि कौन मन से साथ है और कौन मन से नहीं है। और उनको उनके ये कहने का मतलब है कि बॉस खेला हो बे। लेकिन सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी में कोई नेता खुद को कब तक बनाए रखेगा, जब सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी पार्टी फंसी है और ऊपर से जेल से सरकार चलाने की बातें करके धज्जियां उड़ाई गई हैं। कब पार्टी जो है उसको ईडी आरोपी बना दे, इसकी डेट किसी भी दिन आ सकती है।
तो उस पार्टी में रह के ये लोग करेंगे क्या? और हमने आपको कल ही बताया, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, इनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। जो भारत की राजनीति के इतिहास में भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता ने भी नहीं किया, वो आज की डेट में पॉलिटिक्स बदलने के लिए आए हुए लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो करना कर लो। इसी वजह से शायद आम आदमी पार्टी के कई नेता चुप हैं और सही समय का शायद इंतजार कर रहे हैं। जैसे पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 में से 5 राज्यसभा सांसद एक तरह से केजरीवाल के मामले में साइलेंट हैं। इन सांसदों में क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सिचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी का नाम बताया जा रहा है कि ये लोग ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी 2 सांसदों में एक सांसद राघव चड्ढा लंदन में बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा और अटकलें हैं, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी राघव चड्ढा बहुत सक्रिय नहीं दिख रहे और इतनी बड़ी चीज पार्टी में हो रही है, वो अभी तक लौट के नहीं आए। कहा गया कि किसी मेडिकल कारण से वहां है, लेकिन ऐसा क्या मेडिकल कारण कि पार्टी आखिरी सांस ले रही है और वो आ नहीं पा रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ एक सांसद संदीप पाठक एक्टिव दिख रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव का कैंपेन भी संभाल रहे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रहे हैं। सच यह है कि आम आदमी पार्टी में भले ही कोई बोल ना रहा हो, लेकिन पार्टी में भगदड़ मचने का अंदेशा अब सबको होने लगा है। आज केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद गए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह डर सामने आने लगा है कि कहीं पार्टी ना बिखर जाए। आम आदमी पार्टी इस माहौल को काउंटर करने के लिए अब अपना एक नया नैरेटिव चलाने में जुटी है कि यह सब ईडी और बीजेपी की वजह से हो रहा है। जैसे सोमनाथ भारती ने कहा कि कल शाम को करीब 6:41 पर मेरे साथ हुई बातचीत में राजकुमार आनंद जी ने बीजेपी द्वारा कराई जा रही ईडी रेड के कारण हुई परेशानी की बात कही थी और बहुत दुखी थे। उनका आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित ईडी के द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं। सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार दिल्ली में राजकुमार आनंद जी हैं, यानी यह भी मान रहे हैं कि यह पहला है, अभी और हो सकते हैं शायद। मुझे इस बात का दुख रहेगा, यह वक्त है चट्टान की तरह अपने पार्टी और नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने का। यानी फिर वही कहानी, ईडी बीजेपी ने कर दिया, अपने ऊपर ये लोग कुछ लेने को तैयार ही नहीं है बॉस। यानी केजरीवाल के मंत्री ही आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन इस पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बिल फाड़ दे रही है कि नहीं, बीजेपी ने किया। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह सब कहा जा रहा है। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले मंत्री का ईडी वाला चक्कर दरअसल है क्या। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए, वे डर गए और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार पे डाल रही है। यानी ईडी बीजेपी पर हर चीज डालते चलो। और यह वो पार्टी है जो इत्तू सी बात का इतना बड़ा विस्फोटक खुलासा बताकर पहले ट्वीट करती है कि कल सुबह 10 बजे हम जो है बड़ा खुलासा करेंगे। उस खुलासे में निकलता कुछ नहीं है, लेकिन यह खुलासा करते हैं। और इनको बार बार ये व्यक्ति बता रहे थे कि भाई मैं परेशान हूं ईडी से, लेकिन इन लोगों ने कोई खुलासा नहीं किया। राजकुमार आनंद के मामले में आम आदमी पार्टी ईडी का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि पिछले साल ही ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर रेड की थी। पिछले साल किस मामले में रेड की थी यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, अगर वाकई ईडी के डर से राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी तो भैया सवाल यह उठेगा कि जिन राजकुमार आनंद की आप बात कर रहे हैं, वो भाई साहब जो हैं, उनके यहां ईडी की रेड कब पड़ी? ईडी की रेड पड़ती है नवंबर 2023 में, 2023 में। इस्तीफा कब देते हैं वो? इस्तीफा देते हैं 10 अप्रैल 2024। यानी 5 महीने के बाद, ईडी की रेड के 5 महीने के बाद अगर ईडी का डर होता, अब किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने नवंबर में ही इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई ईडी तो मेरे दरवाजे तक आ गई। 5 महीने इंतजार किस बात का किए? आम आदमी पार्टी के जो नेता ऐसा कह रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या यह सब इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं,
या फिर इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल के जाने के बाद से पार्टी को चलाने वाले लोगों से पार्टी के अपने ही लोग नाराज हैं? वैसे राजकुमार आनंद को लेकर यह सवाल तो उठेंगे ही कि चुनाव के वक्त अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? अगर भ्रष्टाचार ही मुद्दा है तो शराब घोटाला तो बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी 21 मार्च को गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के इतने दिन बाद अचानक इस्तीफा क्यों? इस पर सवाल राजकुमार आनंद का से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो कल तक तो केजरीवाल को बेकसूर मान रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कल जब अरविंद केजरीवाल के लिए कह दिया कि भाई चीजें दिख रही हैं कि केजरीवाल शामिल हैं, तो वो इस मामले में उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। एक बार सुनिए राजकुमार आनंद क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ईडी का राजकुमार आनंद से कनेक्शन क्या है। देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। अब राजकुमार आनंद पर ईडी का क्या केस है वो भी सुन लीजिए। मामला कस्टम और हवाला से जुड़े कुल 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। इस मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो केस दर्ज कर चुका है, उसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही थी। और इसी मामले में ईडी ने पिछले साल नवंबर में 22 घंटे तक राजकुमार आनंद के घर पर रेड भी की थी। पिछले साल जब राजकुमार आनंद के घर पर रेड पड़ी, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने राजकुमार आनंद को साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर, यूट्यूब पर वीडियो डाला था भाई लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने तब अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो डाला था, और उस वीडियो का थंबनेल यानी जो फोटो ऊपर लगी होती है वीडियो की, उसका जरा हेडर देखिए। इसमें लिखा है आपके इस मंत्री पर भी ईडी का छापा, बुरा फंस गया मोदी। बुरा फंस गए मोदी नहीं, बुरा फंस गया मोदी। भाषा देखिए जरा इन लोगों की देश के प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्त हैं। बुरा फंस गया मोदी, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा कर रही थी आम आदमी पार्टी। तब आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में समन भेजा गया है और केजरीवाल के मंत्रियों को भी ईडी छापे डालकर डरा रही है। लेकिन तब राजकुमार आनंद खुद डंके की चोट पर कह रहे थे कि वो ईडी से डरने वाले नहीं है। तो जब तक तब नहीं डरे तो आज 5 महीने बाद कैसे डर गए? एक बार उस वक्त का बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए। यानी आम आदमी पार्टी ने 5 महीने पहले इन्हीं भाई साहब को वो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ईडी जबरदस्ती मोदी जी के कहने पर आई है। तो अगर ये ईमानदार थे, आपने सर्टिफिकेट दे ही दिया था, तो डरे किस बात का? आप कह रहे हैं ना कि आज डर कर इन्होंने बीजेपी के डर से, ईडी के डर से छोड़ दिया पार्टी को। तो जब ये कट्टर ईमानदार थे, आपने सर्टिफिकेट बांटा, तो डरे किस बात का? और अगर आज डर गए, इसका मतलब उस दिन कट्टर ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट जो है वो ठीक नहीं था, गलत बनाए थे आप लोग। दोनों नहीं हो सकता कि ईमानदार भी हैं और डर भी गए। दरअसल इस्तीफा देना और पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए झटके पर झटके लगने जैसा है। वैसे ही केजरीवाल को पिछले 24 घंटे में 3 झटके लग चुके हैं। पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बता दिया। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग की। इधर सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई नहीं हुई। दौड़े दौड़े तो गए थे कि नहीं अभी सुनिए दिल्ली के सीएम के साथ, और जो हालात है अब लग रहा है कि सुनवाई मंडे को होगी, क्योंकि भाई अब 4 दिन तो छुट्टी है। अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए तिहाड़ में 4 दिन का इंतजार तो कम से कम और करना होगा, क्योंकि अगले 2 दिन तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, उसके बाद वीकेंड है। अब संडे को सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेस लिस्ट बनेगी, उसमें अगर केजरीवाल के केस का जिक्र हुआ तब जाकर सुनवाई सोमवार को हो सकती है। अगर लिस्ट में केजरीवाल के केस का नाम नहीं होता है तो केस पर कब सुनवाई होगी यह सोमवार को जाकर क्लियर होगा। अब आपको बताता हूं कि केजरीवाल ने जेल में ऐसा क्या किया कि बड़ा कांड हो गया। यह कांड केजरीवाल की जेल में होने वाली मुलाकातों को लेकर हुआ है। दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की मांग की थी। इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है सुनिए।
अरविंद केजरीवाल ने वकीलों से मुलाकात का इस्तेमाल सिर्फ अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों के बारे में चर्चा के लिए ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वकील के जरिए अपनी सरकार में जल मंत्री को निर्देश भी भेजे हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि केजरीवाल ने एक वकील के जरिए जल मंत्री को कुछ निर्देश भेजे। हालांकि वकील के नाम का खुलासा नहीं किया गया। अभी नियमों के मुताबिक केजरीवाल को अपने वकीलों से हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाजत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 30-35 केस पेंडिंग होने का हवाला देते हुए वकीलों से मुलाकात की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के अमानतुल्लाह खान केस में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई राजनीतिक शख्सियत कानून से ऊपर नहीं है बॉस। इस लिहाज से भी केजरीवाल जेल के अंदर उतनी बार वकीलों से मुलाकात के हकदार हैं जितना कोई आम कैदी के लिए नियम है। ईडी ने तो कोर्ट में यह भी बताया कि आमतौर पर तो एक ही मुलाकात की इजाजत होती है, इनको तो 2 दे दिए, ये बड़ी बात है। यानी अरविंद केजरीवाल वकीलों से मिलने के बहाने सरकारी आदेश। ऐसे में जब मुलाकातों को लिमिट किया गया तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाने लगी कि जेल में वकीलों के जरिए संदेश भेजने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। संजय सिंह ने दावा कर दिया कि जेल से ऑर्डर देने पर केजरीवाल को धमकी मिली है कि जेल में उनकी वकीलों और परिवार से मीटिंग रोक दी जाएगी। संजय सिंह यह भी बोल दिए कि वो और पंजाब के सीएम जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इस मुलाकात को कैंसिल कर दिया, जबकि मीटिंग के लिए टोकन जारी हो गया था। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय जी को भी सुनी लीजिए, फिर बताऊंगा कि जेल में केजरीवाल के साथ दरअसल हो क्या रहा है। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल के आसपास 7-8 पुलिस वाले होते हैं तो वो टूटने लग जाते हैं। ये नया माल आया है मार्केट में। ये अगर वो व्यक्ति होते जिन्होंने कहा था कि मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा जी, और सिक्योरिटी नहीं ली होती, तब इतने पुलिस वालों को देखकर टूट रहे होते, डर रहे होते तो समझ में आता। ये तो सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी लेकर चलते थे बॉस। इनको तो आसपास पुलिस वालों और सिक्योरिटी की आदत थी, और 8 पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी में अगर जेल में भी खड़े हैं तो दिक्कत क्या है, उसमें टूटने की क्या बात है भाई। तिहाड़ जेल में भगवंत मान और संजय सिंह की केजरीवाल से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, वो भी जान लीजिए। पहली बात यह है कि सुरक्षा के लिहाज से तिहाड़ जेल बहुत संवेदनशील जगह है। यहां पर खूंखार कैदी भी बंद है, और ऐसी जेल में पंजाब के सीएम, दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने वाले थे। यह मुलाकात सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी बात थी, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री एक बेहद सेंसिटिव जगह पर मिलने जा रहे थे। ऐसी मुलाकात किसी भी जेल में सामान्य बात नहीं है, इसके लिए पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम करने होते हैं। 12 अप्रैल को इस मुलाकात को लेकर पंजाब पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन और दिल्ली पुलिस के बीच बड़ी मीटिंग होने वाली है, जहां पर दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात को लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर चर्चा होगी। यानी 2 मुख्यमंत्रियों की मुलाकात तो होगी, लेकिन तैयारी के साथ, और शायद आज इसी वजह से भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया। यानी मिलने नहीं देंगे ऐसा नहीं है, आज नहीं मिलने दिए, आगे जरूर देंगे। आम आदमी पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को जेल में परेशान किया जा रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, जबकि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है। उल्टा वजन बढ़ गया 1 किलो इनका। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का वजन 65 किलो था, 7 अप्रैल को 66 किलो मापा गया है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है। जांच के दौरान ब्लड शुगर फास्टिंग 160 है, जबकि डायबिटीज के मरीज का नॉर्मल फास्टिंग लेवल 100 से 120 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जेल प्रशासन का कहना है कि ऐसी कोई खबर नहीं कि उनकी सेहत बहुत जो है वो डिटोरिएट कर गई है या बहुत खतरे में है, लेकिन खतरे में उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनका भविष्य जरूर दिख रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। बंगाल में वोटिंग से पहले संदेश खाली पर वो खबर जो ममता बनर्जी का बीपी बढ़ा देगी। खाली के मामले में आज वो हो गया जिससे ममता बनर्जी की पार्टी के चुनाव से ठीक पहले मुसीबतें बढ़ गई। बंगाल में संदेश खाली का मामला इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति को भारी पड़ रहा है। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे।
और इस मामले में उनकी पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे। यह कहा जाता रहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आएगा, क्योंकि बंगाल पुलिस की जांच पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन जिस बात से ममता बनर्जी सरकार बच रही थी, वो आखिरकार उनके गले में आकर फंस गई, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की अब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सीबीआई की एसआईटी की टीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई की टीम संदेश खाली की महिलाओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच करेगी, जिसमें गैंग रेप, यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। यह मामला अब पहुंच गया है सीबीआई के हाथ में। संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लेकिन जब तक राज्य सरकार न चाहे तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती। लेकिन अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो सीबीआई जांच को कोई नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार की परेशानियां क्यों बढ़ेंगी, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल संदेश खाली के मामले को दबाने के जो आरोप ममता सरकार पर लग रहे थे, वो मामला अब किसी तरह से दब नहीं पाएगा, ये लोग कह रहे हैं। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी की पुलिस की जांच पर लोग सवाल उठा रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के हाथ में जांच आएगी तो तेजी से जांच आगे बढ़ेगी। सीबीआई अपनी जांच के लिए राज्य सरकार के किसी भी रैंक के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संदेश खाली के मामले में एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी संदेश खाली के कई और पीड़ित भी सामने आ सकते हैं, जो अब तक किसी डर या दबाव या किसी और वजह से हो सकता है सामने ना आए। पूरे मामले में शेख शाहजहां जैसे कई और नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं और बड़े राज खुल सकते हैं। उत्पीड़न, जमीन हड़पने और बच्चों की तस्करी के आरोप में मजबूत सबूत सामने आ सकते हैं। यानी सीबीआई की जांच बंगाल में, जो एक बड़ा कॉमन टर्म बन गया पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, खेला होबे, वो खेला हो सकता है। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोप शाहजहां शेख पर है, जो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता था, और ममता बनर्जी पर इसी शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी की टेंशन इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस केस में सीबीआई की फुल फ्लैश एंट्री के बाद शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। सीबीआई को इस मामले में ज्यादा मेहनत इसलिए भी नहीं करनी होगी क्योंकि पहले से संदेश खाली के एक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। वहीं ईडी की जांच रिपोर्ट से भी सीबीआई को केस की तह तक जाने में मदद मिलेगी। दरअसल पिछले 42 दिनों से जेल में बंद शाहजहां शेख इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। पूरे मामले में अभी तक संदेश खाली के 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें शाहजहां शेख के साथी उत्तम सरकार और शिबू हजारा भी। शाहजहां शेख, उत्तम सरकार और शिबू गैंगरेप का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक शिबू हजारा के नाम पर शाहजहां शेख ने कई अवैध संपत्तियां खड़ी कर रखी थी। इस मामले में शाहजहां शेख का मछली कारोबार देखने वाले महिदुल मोल्ला से भी पूछताछ हुई है। महिदुल मोल्ला ने शाहजहां शेख की कई अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी को दी है, बताया जा रहा है। संदेश खाली के मामले में ईडी की पूछताछ में महिदुल मोल्ला ने कई खुलासे किए, जिसके बाद ईडी ने आज दूसरी बार शाहजहां शेख की पत्नी तस्लीमा बीबी को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक तस्लीमा बीबी के नाम पर कई जमीनें, होटल और गेस्ट हाउस की जानकारी मिली है कि ये सभी प्रॉपर्टी 2015 से 2019 के बीच खरीदी गई। तस्लीमा बीबी ने ईडी को बताया कि उन्हें इन संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पत्नी के नाम पर की गई शाहजहां शेख की करोड़ों की संपत्तियों को ईडी जब्त कर सकती है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद संदेश खाली का सच सामने आने में माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संदेश खाली का मुद्दा उठा, उसके बाद अब यह मामला बंगाल में चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर चुके हैं। संदेश खाली की एक पीड़ित महिला को तो बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे रखा है। बंगाल में पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में संदेश खाली पर जम, और आज गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में थे। उन्होंने भी संदेश खाली के मामले पर ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा आरोप लगाया कि वो संदेश खाली के गुनहगारों का साथ दे रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद संदेश खाली में एक्शन हो रहा है। सुनिए अमित शाह को, उन्होंने बंगाल में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या कहा।
ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। जब हाई कोर्ट ने कहा, तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। सीबीआई जांच का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है, इसलिए ममता सरकार खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती। अब तो बंगाल सरकार को यह डर भी सताने लगा होगा कि मामला खुलेगा तो जांच की आंच पार्टी पर भी आ सकती है। इसलिए टीएमसी नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर किसी जगह से नियमित तौर पर सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है तो हमें एक और अभिजीत गांगुली से डर लगता है। वहीं बीजेपी कह रही है कि शाहजहां शेख को लगातार बचाया जा रहा था। अब ममता सरकार को जनता के सामने जवाब तो देना ही होगा। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी को। अच्छा, वो सुना उससे पहले ईडी और अब सीबीआई दोनों संदेश खाली मामले में टीएमसी पर लगातार हमलावर बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई ईडी और अब सीबीआई दोनों की जांच के बाद टीएमसी बैकफुट पर है। टीएमसी को बीजेपी पर काउंटर का कोई मौका तो मिल नहीं रहा, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर सड़कों पर ड्रामा भी चल रहा है। टीएमसी नेता धरना दे रहे हैं और ईडी, सीबीआई, एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में अब जो होगा वो सबके सामने होगा और कि बंगाल चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट भी पड़े। पाठशाला में अब चूंकि चुनाव की बात हो रही है तो चुनावों पर अगला चैप्टर। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में वो कौन से नाम जो यूपी में गेम पलट देंगे। लाखों वोट से जीत बेकार पब्लिक से दूर रहने वालों को कैसे नरेंद्र मोदी ने निपटा दिया, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी चुनावी लड़ाई में अपने नाम और काम से सिर्फ विपक्ष को ही नहीं निपटाते, अपने सांसदों को भी निपटा देते हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत तो लाखों वोटों से जाते हैं लेकिन फिर पब्लिक से दूर हो जाते हैं। ऐसे नेताओं को फिर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी की नई लिस्ट में ऐसा ही हुआ, जिसमें कई बड़े बड़े चेहरों का टिकट कट गया है बॉस, और नए लोगों को मौका दिया गया है। आज ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी की इस लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है जो वीआईपी सीट कही जाती है। पहले आप यह देखिए कि बीजेपी की 10वीं लिस्ट में किसे कहां से टिकट मिला है। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए गए। बंगाल की 1 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। चंडीगढ़ सीट पर भी उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया गया। इन 9 सीटों पर किसे टिकट मिला, सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ये भी। दरअसल पहले आपको यूपी का हिसाब बताता हूं। यूपी की मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट मिला। इसके अलावा से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया। फूलपुर से प्रवीण पटेल का नाम है। कौशांबी से विनोद सोनकर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट मिला है। चंडीगढ़ से संजय टंडन चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ नेताओं के नाम आपने पहली बार सुने, लेकिन जिनके नाम कटे उनके नाम तो आप कई बार सुन रहे होंगे। इन 9 सीटों पर बीजेपी ने किस किस का टिकट काटा और किसे फिर से रिपीट किया है वो भी सुनिए। चंडीगढ़ में 2019 में किरण खेर जीती थी, लेकिन इस बार किरण खेर का टिकट कट गया। मैनपुरी 2019 में प्रेम सिंह शाक्य लड़े थे, जो मुलायम सिंह से हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। इलाहाबाद 2019 में रीता बहुगुणा जोशी यहां से जीती थी, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, फिर बीजेपी में आई। इस बार उनका भी टिकट कट गया है। बलिया 2019 में वीरेंद्र सिंह यहां से जीते थे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। गाजीपुर 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा यहां से लड़े थे, जो अफजाल अंसारी से हार गए थे।
अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं तो वहां से दूसरे को टिकट दिया गया। मछली शहर 2019 में बीपी सरोज यहां से जीते थे, इस बार भी बीपी सरोज को फिर से यहां से टिकट दिया गया है। फूलपुर 2019 में केसरी देवी पटेल जीती थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। कौशांबी में 2019 में विनोद सोनकर जीते थे, उन्हें फिर से टिकट। आसनसोल में 2019 में बाबुल सुप्रियो जीते थे, बाद में वो टीएमसी में वापस चले गए, तो अब वहां से दूसरा उम्मीदवार उतारा गया है। यानी बीजेपी ने 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर कैंडिडेट रिपीट किया, बाकी पर कैंडिडेट बदल दिए गए। अब आप यह भी देखिए कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने में एक पैसे का संकोच नहीं करती। अगर बीजेपी को लग रहा है कि मौजूदा सांसद के खिलाफ शिकायतें हैं और वो जीत नहीं पाएगा, या जनता को ये नहीं भाई मौका मिलना चाहिए कि भाई अब नरेंद्र मोदी को जिताना है तो इस आदमी को भी देना पड़ेगा, भले इससे खुश है कि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि ये विकट स्थिति पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए, तो इन लोगों का टिकट कट जा रहा है। जबकि दूसरी पार्टियों में सिटिंग एमपी का टिकट कटने पर क्या होता है आप जानते ही हैं। अब अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कुल 427 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 427 अभी तक। इनमें से 110 मौजूदा सांसदों का टिकट दिया। क्या कोई और दूसरी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है? इतने में तो बवाल मच जाएगा पार्टी। लेकिन यह बीजेपी का अनुशासन है कि टिकट कटने के बाद भी नेता उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई कई जगहों पर ऐसा है कि नए लोगों को मौका देना है, बहुत बार से आप हैं, दूसरे को मौका दीजिए। कई जगह फीडबैक अच्छा नहीं है तो उनका टिकट कट रहा है। अगर सीटों की बात करें तो यूपी में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें मैनपुरी सीट भी शामिल है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट है और यहां मुलायम परिवार का दबदबा रहा है। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया, जो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनौती देंगे। तो मैनपुरी की लड़ाई को समझिए जरा। 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। उनके निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुए। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हुई। डिंपल यादव 6,18,120 वोट पाने में कामयाब रहे, जबकि बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। डिंपल यादव इस बार भी जीत का दावा कर रही हैं, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह ठाकुर का कहना है कि 2022 में डिंपल सहानुभूति की वजह से जीत गई, लेकिन इस बार डिंपल की राह आसान नहीं होने वाली। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा कि इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट क्यों कट गया। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहां तक चुनाव सीमित था, ना कोई मुद्दा था, ना विषय था। लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, परिस्थितियां स्थितियां बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। इलाहाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। नीरज त्रिपाठी बीजेपी के बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी की ही तरह नीरज त्रिपाठी भी वकील हैं। टिकट मिलने के बाद नीरज त्रिपाठी ने पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन सवाल यह है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा क्यों भाई? रीता बहुगुणा जोशी को लेकर इलाहाबाद से रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव नहीं थी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी कार्यकर्ताओं से उतना मिलती नहीं थी। 2022 से ही बीजेपी में रीता बहुगुणा का विरोध शुरू हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा अपने बेटे के लिए टिकट मांगती रह गई थी। उस समय रीता बहुगुणा जोशी ने बगावती तेवर भी दिखाए थे। इन सारी वजहों से इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं मिला है, यह कहा जा रहा है। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी लोगों की निगाहें थी कि बीजेपी यहां से किसे टिकट देती है भाई मुख्तार की मौत के बाद, क्योंकि गाजीपुर लोकसभा सीट माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से मौजूदा सांसद हैं। अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी ने गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। गाजीपुर में मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। गाजीपुर में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक गाजीपुर जाकर मुख्तार के परिवार से मिल चुके हैं। ऐसे में क्या बीजेपी के पारसनाथ राय कुछ कमाल दिखा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है,
क्योंकि गाजीपुर में अगर जातिगत समीकरण देखें, वहां पर करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता, 2.5 लाख कुशवाहा वोटर और करीब 1.5 लाख बिंद मतदाता है। 2 लाख राजपूत हैं, 1 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, 1 लाख वैश्य हैं। इन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ही ओवैसी से लेकर अखिलेश तक माफिया मुख्तार के घर के चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने पारसनाथ राय पर दांव खेल दिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी हैं और संघ से जुड़े रहे। पारसनाथ राय ने गाजीपुर में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बीजेपी के कोर वोटर्स के साथ कुशवाहा समाज का वोट भी मिल सकता है। यूपी में माफिया के खिलाफ योगी सरकार के अभियान का लाभ उनको मिल सकता है, यानी वो टक्कर देंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। बीजेपी ने जिन सांसदों को 10वीं लिस्ट में फिर से रिपीट किया, उनमें मछली शहर के बीपी सरोज भी हैं। आपसे हमने कहा था कि बीजेपी की इस लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला है और वो नाम इन्हीं बीपी सरोज का है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीपी सरोज बहुत ही कम अंतर से जीते थे। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछली बार जीत मिली थी और माना जा रहा था कि मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे, 2019 में बीपी सरोज को 4,88,397 वोट मिले। अब सुनने में लग रहा है कि वोट तो बहुत मिले, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट टी राम को 4,88,216 वोट मिले, यानी बीपी सरोज 2019 में मात्र 181 वोट से जीते थे, मात्र 181 वोट से। फिर भी इनको बीजेपी ने रिपीट किया है। आप सोचिए, या तो इस आदमी ने बहुत वहां काम किया होगा, तभी ना 181 वोट से जीतने वाले को रिपीट किया है। हालांकि इस बार बीपी सरोज कह रहे हैं कि अंतर जो है जीत का वो काफी बड़ा होगा। 181 वोट से जीतने वाले बीपी सरोज को बीजेपी ने टिकट दिया, जबकि 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी लाखों वोट के अंतर से जीती थी, वहां इस बार कैंडिडेट बदल दिया गया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, 181 वोट से जीतने वाले को टिकट मिला गाजियाबाद। यहां पर अगर आप देखेंगे, जो जीत का अंतर था बीजेपी के लिए, ये बीजेपी का बता रहा हूं, ये वो सीटें जहां बीजेपी जीती थी। जीत का अंतर कितना था? 5 लाख वोट, 5 लाख वोट। और यहां बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, बीके सिंह को रिपीट नहीं किया। इलाहाबाद, यहां पर आप देखिए, इलाहाबाद में जीत का अंतर 1,80,000 वोट से बीजेपी यहां जीती थी, 1,80,000। यहां भी कैंडिडेट बदल दिया बीजेपी ने। बरेली, यहां पर बीजेपी को 1,67,000 वोट से जीत मिली थी, 67 के, यहां भी कैंडिडेट बदल दिया। कानपुर, एक और सीट देखिए, 1,55,000 के मार्जिन से यहां बीजेपी कैंडिडेट जीता और यहां पर भी कैंडिडेट बदल गया। करनाल देखिए, करनाल में कितना था जीत का अंतर? 6.5 लाख वोट, 6.5 लाख वोट से यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता, 6.5 लाख। और यहां करनाल में भी बीजेपी ने टिकट कैंडिडेट जो है वो बदल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अंदर चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस होना, उसके बावजूद भी मेहनत करना, और जो पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि भाई पब्लिक के लिए काम नहीं किया, उतना नहीं गया पब्लिक के बीच, अच्छी रिपोर्ट नहीं है, तुम 5 लाख से जीतो, 6 लाख से जीतो, 1 लाख से जीतो, अब घर बैठो, तुम दूसरा लड़ेगा तुम्हारी जगह, या कई जगह पे नए लोगों को मौका दिया है, पुराना तो हटाओ। यूपी में अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, जैसे रायबरेली से कैंडिडेट के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। रायबरेली से मनोज पांडे के नाम की चर्चा चल रही है। फिरोजाबाद, भदोही और देवरिया में भी कैंडिडेट का नाम अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है। गोंडा की कैसरगंज सीट से टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह अभी मौजूदा सांसद हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। इधर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट ही तय नहीं कर पा रही। एक सीट पर कई बार कैंडिडेट बदल रही है। इंडी गठबंधन की यूपी में अभी तक कोई रैली नहीं हुई। अब अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में कौन से मुद्दे शामिल हैं, जरा वो भी देखिए।
2025 तक जातिगत जनगणना करवाने का वादा कर रहे हैं अखिलेश यादव। दूध सहित सभी फसलों पर एमएसपी, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी का वादा 450 रुपए से बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा कर रहे हैं। गरीबों को पौष्टिक राशन देने का वादा कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा का वादा कर रहे हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम पर इनकी साथी कांग्रेस कुछ नहीं बोली मैनिफेस्टो में। यह कह रहे हैं कि हम ओपीएस ले आएंगे। अब अगर इंडी गठबंधन की बाई चांस सरकार बन भी गई, ये लाएंगे वो नहीं लाएंगे, तब क्या होगा? यानी इंडी गठबंधन एक पेज पर भी नहीं है कई मुद्दों को लेकर। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था, तो ये तो इन लोगों का हाल है। उधर यूपी में सब कुछ सेट करने के बाद अब सीएम योगी दूसरे राज्यों में बीजेपी के प्रचार में जुट गए। आज सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी रैली की। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए और सीमा के इस तरफ पटाखा फूटने पर भी पाकिस्तान कैसे सफाई देता है। सुनिए। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और अब जब सफाई देने की बात हो ही रही है तो पाठशाला में अगली क्लास का वक्त है। बाबा रामदेव की माफी कैसे फिर बेकार गई? सुप्रीम कोर्ट क्या अब उन्हें सजा देकर ही मानेगा? बाबा रामदेव ने अब ऐसा क्या किया कि कोर्ट भयंकर गुस्से में है? अब इसका चैप्टर। आमतौर पर गलती करके सॉरी कहना हमारे यहां एक ट्रेंड सा बन गया है। कई बार लोग सॉरी शब्द सुनकर माफ भी कर देते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को एक भी सॉरी काम नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि बाबा रामदेव को अगली तारीख यानी 16 अप्रैल को बड़ा झटका लग सकता है। पतंजलि के फर्जी विज्ञापन केस में आज बाबा रामदेव एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कह दिया कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रही। यानी अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव या उनकी कंपनी पतंजलि के खिलाफ कोई बड़ा सख्त फैसला सुना सकता है। बाबा रामदेव का यह केस फर्जी विज्ञापन फैलाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तक पहुंच गया है और इसलिए बाबा रामदेव को माफी की बजाय तारीख पर तारीख मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्त अंदाज में बाबा रामदेव से जो बातें कही हैं, उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव की कानूनी परेशानी अभी घटने वाली नहीं है बॉस, ये तो और बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है आज कोर्ट में जो हुआ। दरअसल कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं करेंगे, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, हमें सब दिखता है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। इस पर बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती होती है तो सजा भी मिलती है। इस मामले में हम इतना उदार नहीं होना चाहते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की दवाइयों को लाइसेंस देने वाली उत्तराखंड सरकार को भी तगड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स लाइसेंसिंग अधिकारी सब कुछ देखते रहे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कोर्ट ने ड्रग्स डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पतंजलि के विज्ञापन देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हों। दरअसल इन विज्ञापनों में कई बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन सभी लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपकी दवा खाई थी, उनके बारे में क्या होगा जिनसे यह कहा गया था कि यह बीमारी दूर कर देगी जबकि इनका इलाज ही नहीं हो सकता था। कोर्ट ने माना कि यह मामला सिर्फ के बारे में नहीं है बल्कि कानून का उल्लंघन है और समाज में एक संदेश जाना चाहिए, इसलिए बाबा रामदेव की माफी को स्वीकार करने से कोर्ट ने मना कर दिया। क्या आप माफी मांग रहे हैं, हम मान लेंगे, समाज में कड़ा संदेश नहीं जाएगा, यह कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि कोर्ट रूम में बाबा रामदेव की कोई भी कोशिश, कोई भी दलील काम नहीं कर रही, जबकि उनके पास बड़े बड़े वकीलों की टीम है।
आखिर बाबा रामदेव से ऐसी क्या गलतियां हो गई जो उन पर इतनी भारी पड़ रही हैं कि कोर्ट माफी देने के मूड में नहीं है? जरा वो भी सुनिए। एक्चुअली भ्रामक विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि से जवाब मांगा, लेकिन शुरुआत में बाबा रामदेव की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, तब पेशी से बचने के लिए बाबा रामदेव ने विदेश जाने का हवाला दिया और फ्लाइट की टिकट पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने इस टिकट को फर्जी मानते हुए नकार दिया। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापन रोकने के लिए कहा, लेकिन पतंजलि ने विज्ञापन रोके नहीं और 4 दिसंबर 2023 को फिर से एक और विज्ञापन जारी कर दिया, जिसे कोर्ट की अवमानना माना गया। इसके अलावा पतंजलि ने अदालत को आश्वासन दिया कि एलोपैथी के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन अगले ही दिन बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ बयान भी दिया और कोर्ट पर टिप्पणी भी कर दी। अब यही बातें भारी पड़ रही हैं, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का वो झूठ भी पकड़ लिया जिसमें वो कोर्ट में पेशी से बचने के लिए विदेश जाने का बहाना बना रहे थे। दरअसल पिछले महीने 19 मार्च को जब बाबा रामदेव की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने की बात कही। कोर्ट में पेशी से बचने के लिए बाबा रामदेव की तरफ से 30 मार्च को हलफनामा देकर विदेश जाने की बात कही गई, लेकिन इसमें जो टिकट लगाया गया था वो 31 मार्च को बुक किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि 30 मार्च को हलफनामे में गई, उस दिन ऐसा कोई टिकट अस्तित्व में था ही नहीं, यानी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने भी इस बात को कोर्ट में मान लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप कोर्ट की प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं, यानी कोर्ट से झूठ कह रहे हैं और वो झूठ भी पकड़ा जा रहा है। और इसलिए कोर्ट अब बाबा रामदेव को राहत देने के मूड में नहीं है और अगली सुनवाई में बाबा रामदेव पर कोई बड़ा फैसला आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको पीएम मोदी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताऊंगा।